गुड आफ्टरनून। और कैसे हो आप सभी? ठीक, आज हम विलयन के अर्ध पारगम झिल्ली टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक, अर्ध पारगम झिल्ली जैसे शब्द से पता चलता है कि अर्ध माने क्या होता है? आधा, आधा ही होता है। अर्ध माने आधा, पारगम माने पार कर जाए। शब्द से ही समझो तो ज़्यादा अच्छा है, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है। एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर जी जोर से बोला करो, लाउडली। तो जोर से बोलो चाहे धीरे बोलो, आवाज़ स्पष्ट आ रही है तो समझ में आएगा। हम जोर से बोले उससे क्या प्रभाव पड़ता है? चलो फिर भी कोशिश कर रहे हैं और जोर से बोले। अर्ध माने क्या होता है? अर्ध माने आधा ही होता है, आधा। पारगम माने क्या? पार कर जाए। झिल्ली माने झिल्ली से, झिल्ली से। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ है कोई एक झिल्ली है जिसमें से कोई पदार्थ आधा निकल जाता है, आधा नहीं निकलता है। क्योंकि यह विलयन का टॉपिक है तो विलयन में दो ही पार्ट होते हैं, विलेय और विलायक। ये तो विलेय निकल जाएगा या विलायक, कोई तो निकलेगा। विलयन में कितने हिस्से हैं? दो हिस्सा ही तो है विलयन में, विलायक तथा विलेय। ठीक है, विलायक तथा विलेय, ये तो हिस्सा। ये तो विलेय निकल जाएगा, विलायक कोई तो निकलेगा। किससे? झिल्ली द्वारा। यानी कि वह झिल्ली जिसमें से विलायक के कण निकल जाते हैं परंतु विलेय के कण नहीं निकल पाते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। ठीक है। हाँ, एक बार फिर सुन लीजिए। अर्ध पारगम, अर्ध माने आधा, पारगम माने पार कर जाए, झिल्ली माने झिल्ली के द्वारा है। जैसे अपने यहाँ ऐसे समझ लीजिए, चाय छानना। चाय छानते हैं, चाय छानते हैं तो तुमने देखा होगा अपनी चाय नीचे चली जाती होगी, और जो तुम्हारी अदरक वगैरह है, चाय पत्ती है, और जो भी आप उसमें डालते होगे वो चलनी में ही रह जाती है। तो चलनी जो है वो अर्धपारगम झिल्ली जैसा ही कार्य करती है। तो समझ में आ गई? शब्द समझ में आ रहे हैं तो आप जल्दी सीख जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा। नहीं, वैसे रटना पड़ेगा आपको। ठीक है। कपड़ा अच्छा, देखो परिभाषा क्या हो जाएगी? वह झिल्ली, वह झिल्ली जिसमें विलायक, वह झिल्ली जिसमें विलायक के कण निकल जाते हैं परंतु विलेय के कण नहीं निकल पाते हैं, नहीं निकल पाते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। ठीक है। यानी वह झिल्ली जिसमें विलायक के कण तो निकल जाते हैं परंतु विलेय के कण नहीं निकल पाते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। ऐसा समझिए, जब हम और आप दावत खाने आते हैं तो आपने देखा गेट पे जो खड़े होते हैं दो गेट कीपर से भाला लेके हैं, तो देखा अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो तो वो एकदम खोल देते होंगे, और देखा गंदे गंदे आप ऐसे लगते हो यार कहाँ से आए हो, क्या ये वो, दुनिया के क्वेश्चन करते हैं वो लोग, है देखा होगा। नहीं ऐसा नहीं, जब समझते हो तो फिर चाय की छलनी जैसा समझिए। उसमें क्या होता है, चाय आप छानते हैं तो उसमें अदरक वगैरह है और क्या कहते हैं
चाय पत्ती है, तुलसी पत्ती, जो भी पत्ते आप डालते होंगे वो रह जाते होंगे और बाकी सब नीचे। ठीक है, तो अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा इसका मतलब ये हुआ आधा हिस्सा निकल जाता हो, आधा हिस्सा रह जाता हो। ठीक है, अब क्या है अर्धपारगम झिल्ली के प्रकार समझिए। अर्धपारगम झिल्ली के प्रकार, अर्धपारगम झिल्ली जो होंगी ये दो प्रकार से हो सकती है। ठीक है, एक होगी प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। दूसरी कैसी होगी कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, तो अर्धपारगम झिल्ली के प्रकार दो प्रकार होंगी, प्राकृतिक नेचुरल और कृत्रिम माने आर्टिफिशियल या मानव में। इसमें क्या हो जाएगा नेचुरल वाले में, जैसे मान लो अंडे की झिल्ली, ठीक है, और जीव जंतु तथा वनस्पति की झिल्ली जो नेचर पाई जाती है, जैसे कि अंडे की झिल्ली हुई है, जीव जंतुओं मतलब वनस्पतियों की झिल्ली, कोशिका या जो सेलें होती हैं वही वनस्पति में। कृत्रिम झिल्ली तो पता ही है, जो मानव द्वारा बनाई जाती है, चाहे प्रयोगशाला में बनाई है, कृत्रिम क्या जैसे आर्टिफिशियल। तो एक होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट। और ये क्या था कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN का होल 6। ठीक है, ये प्राकृतिक झिल्ली हो गई, ये कैसी हुई कृत्रिम या मानव निर्मित मैन मेड। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN का होल 6। ठीक है, ये आपकी क्या है झिल्लियां हैं अर्धपारगम। अब बात आती है कि आज जो सबसे अच्छी झिल्ली होता है कृत्रिम में, तो सबसे अच्छी झिल्ली जो होती है वो कॉपर फेरोसाइनाइड होती है सबसे अच्छी या सबसे उत्तम। क्वेश्चन आता है सबसे अच्छी मानव निर्मित अर्धपारगम झिल्ली कौन सी होती है, तो कौन सी होती है आपकी कॉपर फेरोसाइनाइड। इसलिए मोस्ट है, उत्तम पूछते, सबसे अच्छी पूछते। इसके बाद आपका आता है परासरण ओस्मोसिस परासरण। इसमें क्या होता है अर्धपारगम झिल्ली द्वारा
तन विलयन, तन विलयनों, तन विलयनों का सांद्र विलयनों की ओर, सांद्र विलयनों की ओर, सांद्र विलयनों की ओर, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा तन विलयनों का सांद्र विलयन की ओर स्वतः नेचुरली स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं, यानी कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा तन विलयन क्या होता है, कम सांद्रता वाले विलयनों का अधिक सांद्रता वाले विलयनों की ओर स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। ठीक है, ना तो तन विलयनों का सांद्र विलयनों की ओर कर लो, किसी यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, कम सांद्रता वाले विलयन, यहाँ पे कम सांद्रता वाले विलयन, कम सांद्रता वाले विलयन, कम सांद्रता वाले विलयन। और यहां क्या हो जाएगा, अधिक सांद्रता वाले विलयन, अधिक सांद्रता वाले विलयन, समझ भाई। अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयनों का अधिक सांद्रता वाले विलयनों की ओर स्वतः प्रभाव को परासरण कहते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छी भाषा लगे उसमें देखो। इसके भी एग्जाम्पल है, पराठे भी दो प्रकार से समझिए। जैसे एक अंतः परासरण, एक बाह्य परासरण। अंतः परासरण, अंतः परासरण, और क्या हो जाएगा ये, बाह्य परासरण, बाह्य परासरण। इसका मतलब क्या, अंतः माने क्या होता, अंदर, अंदर की ओर, अंतः माने क्या होता, अंदर, और इसमें बाहर, बाहर मीन्स बाहर, बाहर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर, जैसे मान लीजिए आपके चना है, चना मान लो, चना, मटर, छोले, चना मटर छोले, जो भी चीजें आप शाम को डालते हो सुबह भूल जाती हैं, वो सभी चना, मटर, मुनक्का, छुहारे, बादाम, जो भी आप शाम को डालते हो और सुबह भूल जाते हो, ठीक है, वो अंतः परासरण की क्रिया में आते हैं। क्योंकि अपने ये ज़्यादा जानते हैं लोग, चना मटर क्योंकि, और छोले हैं, और क्या कहते हैं, बादाम, छुहारे, जो भी। ठीक है, तो ऐसा समझिए जो हम शाम को डालते हैं वो सुबह फूले हुए निकलते हो, वो सभी अंतः परासरण क्रिया में। जैसे मान लो वो सोयाबीन के दाने भी कोई भूल जाते हैं। बाह्य परासरण, बाह्य परासरण ऐसा समझिए कि सूखना, इस क्रिया मतलब क्या है, अंतः परासरण क्रिया मतलब फूलना, और इस बाह्य परासरण क्रिया मतलब क्या है, सूखना। जैसे मान लीजिए आप जो अंगूर हैं, अंगूर सूख जाते हैं, क्या बन जाते हैं, किशमिश, ये भी सही है। और जैसे आपने अपना अचार देखा हो, अचार जो है शुरुआत में पूरा डिब्बा भरा होगा, कुछ दिन बाद देखना वो कुछ पिचक सा जाता होगा। नमक का अगर हम उसमें डाल दें, नमक तो डाला ही जाता है अचार में, क्योंकि उसके अंदर का जो पानी होता है ना, पानी निकालने के लिए सुकड़ जाते हैं, सुकड़, इसमें क्या होता है, फैल जाते हैं, इसमें सुकड़ जाते हैं। ठीक है, और जैसे अपने मटर की मान लो, जब हरी मटर होती है देखिए दाने बड़े बड़े होते हैं, जब सूखी हो जाती है तो वो बहुत पतले पतले होते हैं। चना है, चना भी ऐसा ही होता है, सूखने के बाद
उसके अंदर जो भी पानी होता है वो निकल जाता है, सूख जाती है। ठीक है, तो पराशर किस प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो गया, अंतर पराशर और बाह्य पराशर। समझ में आ गया अच्छे से। इसके भी उदाहरण कर सकते हो, इसका उदाहरण क्या कर सकते हो, अचार है इसका उदाहरण, अचार हुआ है आपका किशमिश, इसमें भी किशमिश हो सकता है, क्यों, शाम को किशमिश डाल दीजिए, सुबह खुल जाएगी, किशमिश हो गया। ये भी किशमिश, यानी कि जो अंगूर होता है, अंगूर सूखने के बाद ही बनता है। अब चना मतलब अचार भी हमने बताया तो पूरा डिब्बा रख लेना, उसमें नमक का सोल्यूशन डाला जाता है, नमक का जो भी मिलाते हैं उसमें मसाले। ठीक है, चना इसमें भी आ जाएगा, चना, मटर हरे होते हैं तो देखा दाने मोटे मोटे होते हैं, सूख जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं।